नमस्ते व्यूअर, मैं मिथिलेश आपका स्वागत करता हूं फिर से एक नए वीडियो में मेरे यूट्यूब चैनल द बुक रीडर पे। ये वीडियो अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो नया अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आज मैं जिस किताब का रिव्यू करने वाला हूँ उस किताब का नाम है लाइफ इज व्हाट यू मेक इट। ये जो बुक लिखा है उसके लेखक हैं प्रीति सेनोय। प्रीति सेनोय इंडिया की एकमात्र महिला बेस्ट सेलर ऑथर हैं। इन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखी हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं और किसी बुक का रिव्यू करूं तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं मुझे कौन से बुक का रिव्यू आपको चाहिए, वो रिव्यू मैं करूंगा। और अगर आप इस किताब को पसंद करते हैं, आप खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाके इस किताब को खरीद सकते हैं। इस किताब की कहानी शुरू होती है एक लड़की अंकिता शर्मा और एक लड़के वैभव से। अंकिता एक लेटर लिखती है। इस कहानी की शुरुआत एक लेटर से होती है जो अंकिता पढ़ती है, जिसको वैभव ने लिखा है। अंकिता और वैभव दोनों साथ में पले बड़े लड़के हैं। दोनों स्कूल से ही फ्रेंड्स हैं और एक दूसरे से कमिटेड हैं। हायर एजुकेशन के लिए वैभव IIT दिल्ली चला जाता है और अंकिता केरला में ही रह जाती है क्योंकि उसके पेरेंट्स उसको अलाउ नहीं करते हैं बाहर जाके पढ़ने के लिए। इट्स लाइक टिपिकल इंडियन फैमिली जो थोड़ा कंजर्वेटिव होते हैं, जो लड़कियों को घर से बाहर जाने के लिए मनाही करते हैं। यहाँ तक कि अंकिता के घर में लड़कों से दोस्ती करना, लड़कों से बात करना, इन सब के लिए अंकिता के घर में मनाही थी। उनके पेरेंट्स बहुत ही कंजर्वेटिव माइंड के थे। अंकिता और वैभव का जो कम्युनिकेशन है वो थ्रू द इंडियन पोस्ट होता है क्योंकि उस समय उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन नहीं थे, लेटर ही एकमात्र सहारा था। और ये जो कहानी घूमती रहती है ये आपको 1980s के आसपास घूमती रहती है। धीरे धीरे क्या होता है कि वैभव अपना पढ़ाई IIT दिल्ली से करता है और अंकिता अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई केरला से करती है। उसके बाद क्या होता है कि केरला में जिस स्कूल में, जिस इंजीनियरिंग कॉलेज में अंकिता ने एडमिशन लिया है वो गर्ल्स कॉलेज होता है। और वहाँ पे क्या होता है कि कॉलेज में इलेक्शंस का टाइम आता है। इलेक्शन जैसे आपको पता है कि हमारे यहाँ कॉलेज में इलेक्शन एक बहुत बड़ा ही फेस्टिवल्स होता है जिसमें बहुत सारी राजनीतिक पार्टियाँ शामिल होती हैं, वो सपोर्ट्स करती हैं कैंडिडेट को। पूरे कॉलेज में लड़कियाँ होने के बावजूद भी इस कॉलेज में भी आपको इलेक्शन होता है जिसमें अंकिता की दोस्त खड़ी होती हैं चुनाव लड़ने के लिए। और कहानी ऐसे ही बढ़ती रहती है। अंकिता अपना इंजीनियरिंग क्लासेस कर रही है, तभी क्या होता है कि अंकिता शर्मा की ज़िंदगी में एक लड़का आता है जिसका नाम होता है अभिषेक। अभिषेक अंकिता को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन वैभव के साथ कमिटेड होने की वजह से अंकिता उसको मना करती है। बट स्टिल अभिषेक अपने प्यार का इजहार करता है और अंकिता हर बार उसे मना कर देती है। इसी दौरान क्या होता है कि अभिषेक इससे तंग आकर सुसाइड कर लेता है, जो थोड़ा बहुत सदमा देता है। फिर भी इन सब बातों को छोड़कर अंकिता शर्मा अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट करती है। इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद से MBA करने के लिए अंकिता शर्मा मुंबई चली जाती हैं। उसके दौरान क्या होता है कि कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं अंकिता शर्मा की ज़िंदगी में कि अंकिता डिप्रेस्ड हो जाती है, फ्रस्ट्रेशन में आ जाती है और उसके माँ बाप उसको बहुत सारे हॉस्पिटल्स में दिखाते हैं, बहुत सारे साइकियाट्रिस्ट को कांटेक्ट करते हैं, फिर भी कोई सुधार नहीं होता है। जब कोई भी सुधार नहीं होता है तो क्या होता है कि उसके माँ बाप उसको मेंटल असाइलम में डाल देते हैं, जिसके वजह से अंकिता बहुत गुस्सा होती है उन पे। उनको जैसे एक आम इंडियन बच्चों के साथ कि माँ बाप को ही वो गलत समझते हैं जो भी उनके साथ होता है। लेकिन यहाँ पे माँ बाप की मजबूरी थी कि उनकी बच्ची ठीक नहीं हो रही थी। उन्होंने बहुत सारे साइकियाट्रिस्ट को भी दिखाया था और एक्चुअली हुआ क्या था कि अंकिता शर्मा बाइपोलर डिसऑर्डर से जूझ रही थी। मेंटल असाइलम में सबमिट होने के बाद से क्या होता है कि एक डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर मधुसूदन, जो अंकिता शर्मा का बहुत ही ख्याल रखते हैं। उसका ख्याल रखते हैं, उसके पीछे भी एक रीजन है क्योंकि अंकिता शर्मा को देखते ही उनको उनसे जुड़ा हुआ कुछ पास्ट याद आता है। वो बहुत इस तरह अंकिता शर्मा का ख्याल रखते हैं जिससे क्या होता है कि अंकिता शर्मा के स्वास्थ्य में सुधार आता है। सुधार आते आते धीरे धीरे क्या होता है कि अंकिता शर्मा वहाँ पे बहुत सारा अपने क्या कहते हैं टैलेंट को फाइंड आउट करती हैं, जैसे पेंटिंग हो गया, कंटेंट राइटिंग हो गया, बहुत सारी चीज़ जो वहाँ पे वो सीखती हैं।
धीरे धीरे समय बीत जाता है और अंकिता धीरे धीरे ठीक होती जाती है। ठीक होने के बाद से क्या होता है कि अंकिता मेंटल एसाइलम को छोड़ती हैं और छोड़ने के बाद क्या होता है कि वो MBA भी ड्रॉप आउट हो जाती हैं। MBA ड्रॉप आउट होने के बाद भी लेकिन जो उसका जुनून पढ़ने के लिए होता है या जो उसका जुनून पेंटिंग के लिए या कंटेंट राइटिंग के लिए होता है, वो जुनून उसका ख़त्म नहीं होता है। और उसको एक मेडिसिन दिया जाता है, दैट इज लिथियम। लिथियम जो होता है वो आपको क्या कहते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर को करेक्ट करने में ठीक होता है। बाइपोलर डिसऑर्डर जो बीमारी है वो हमारे इंडिया में बहुत ही घातक बीमारी है और हम इंडियंस उसकी बात भी नहीं करते हैं। उसमें क्या होता है कि आप नॉर्मल बिहेव करते हो और सडनली से आप गुस्सा होने लगते हो, एक अजीबोगरीब की तरह आप बिहेव करना शुरू कर देते हो। और हमारे यहाँ अगर ऐसा कोई होता है तो लोग बोलते हैं कि पागल है, इलियाटिक है, ये सभी बातें उसके बारे में लोग करना शुरू कर देते हैं। हालांकि अगर हम उनको ठीक से देखें, समझें, उनका इलाज कराएं तो वो ठीक हो जाता है। हॉस्पिटल से ठीक होने के बाद से अंकिता शर्मा आती हैं और जो उनका पसंदीदा जिसमें उन्होंने अपना टैलेंट फाइंड आउट किया रहता है वो कोर्स करती हैं, जो कंटेंट राइटिंग का होता है, उसमें पढ़ती हैं और दूसरा 6 डिग्री हासिल करती हैं। ये सभी होने के बाद क्या होता है, 15 साल बाद अंकिता जो है अपना 6 डिग्री हासिल करती हैं, कंटेंट राइटिंग में बहुत ही अच्छा मुकाम हासिल करती हैं और उसी से रिलेटेड फील्ड में एक बंदा उनको मिलता है जिससे वो शादी कर लेती हैं और उनका एक 4 साल का बच्चा भी होता है। और जो वैभव होता है, वैभव भी अपने मास्टर डिग्री करने के लिए यूनाइटेड स्टेट चला जाता है। वहाँ भी पढ़ाई के दौरान उसकी मुलाकात एक अपने हम दोस्त से होती है जिससे वो भी शादी करके वहीं सेटल हो जाता है। इस बुक को लिखने का लेखक का खास मकसद ये है कि जो हम एक बीमारी है बाइपोलर डिसऑर्डर, उसके प्रति हमारे भारत के लोगों को जागृत करने के लिए लेखक का एक अथक प्रयास है, जिसके बारे में हम बात कर नहीं करते हैं, जिसके बारे में हम सोचते नहीं हैं। अगर किसी व्यक्ति को ये बीमारी हो जाती है तो हम उसे हीन भावना से देखने लगते हैं, जबकि हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए, हमें उनका ख्याल रखना चाहिए जिससे कि वो ठीक होकर एक नॉर्मल लाइफ में आ जाए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर आपकी ज़िंदगी में विश्वास हो और प्यार हो तो आप अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। अगर आपके अंदर जीने की तमन्ना हो, आपके अंदर जीने का जज्बा हो, आपके अंदर दुनिया से या किसी भी तरह की कठिनाइयों से लड़ने का अगर जज्बा है तो आप किसी भी तरह की कठिनाइयों को पार करके अपने मंजिल पे पहुंचते हैं। इसीलिए इस बुक का नाम है लाइफ इज व्हाट यू मेक इट। ये जो है पूर्णतः आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने ज़िंदगी को क्या बनाना चाहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी से क्या चाहते हैं, और उसके लिए अगर आप तैयार हैं कि आपके ज़िंदगी के रास्तों में कोई भी बाधाएं आए, कोई भी कठिनाई आए, आप उसे पार कर लेंगे। अगर ये दृढ़ शक्ति आपके पास है तो आप कुछ भी कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। इस किताब को मैं रेटिंग दूंगा 3.5 आउट ऑफ 5, क्योंकि ये किताब हमको सिखाती है कि ज़िंदगी में चाहे कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, कितनी भी कठिनाइयाँ हों, हमारा जज्बा और जो हमारा विल होता है, स्ट्रॉन्ग विल, वो कम नहीं होना चाहिए। अगर हमारी ज़िंदगी में हमें जीने का जज्बा ही नहीं है, हमें कठिनाइयों से लड़ने का हिम्मत ही नहीं है, तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और ये कम्प्लीटली हमारे ऊपर डिपेंड करता है, इसमें कोई आपका साथ नहीं देगा आपको छोड़कर। इस किताब की जो भाषा है, शब्द है, वो बहुत ही सरल है, कोई भी इसको पढ़ सकता है। और अगर आप इस किताब को पढ़ना चाहते हैं और ख़रीदना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। बहुत ही अच्छी किताब है, आपको इसे पढ़ना चाहिए। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन व्हेन आई अपलोड एनी न्यू वीडियोस। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको नेक्स्ट किस बुक का रिव्यू चाहिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए वो रिव्यू लेके आऊँ। इसके साथ ही मैं विदा लेता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।